नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र और आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में आज ये अपनी पहली क्लास है और आज भूगोल में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सौर मंडल में पृथ्वी। ये हमारे अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी और आज इसके 4 टॉपिक पढ़ेंगे। वो हैं सामान्य परिचय, पहले पढ़ेंगे इसके सामान्य परिचय, फिर आकाशगंगा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम तारों के बारे में जानेंगे और जो चौथा हमारा टॉपिक है वो है तारामंडल। आज हम इन चारों टॉपिकों को करेंगे। वैसे इस अध्याय में कुल 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो हैं उसके बाद में सूर्य है, फिर सौरमंडल, ग्रह एवं उपग्रह, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड। हम इन सभी के बारे में जानेंगे, लेकिन आज इन चारों टॉपिकों को कवर करेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक है वो है सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। जो सौरमंडल में पृथ्वी है इसके बारे में सामान्य परिचय। पहले अपन जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। क्या होता है यूनिवर्स। तो जो सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक का सम्मिलित स्वरूप ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स कहलाता है। यानी कि छोटे से छोटे जो कण है पृथ्वी पर, उस कण को मिला के भी, और जो जितनी भी ग्रह उपग्रह जो भी आकाशगंगा है सबको जो मिला के जो सम्मिलित रूप है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। और जब इस ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है तो इस ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड विस्तारित है, ये कैसे पता लगता है। तो जो ब्रह्मांड में जो ये आकाश गंगाएं हैं वो आज भी एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे पता चल लगता है कि ब्रह्मांड विस्तारित है। अब जो जानने वाले हैं वो है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब अपन आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है। जो कुछ भी हमें चमकती हुई आसमान में चीज़ें दिखाई देती है उन्हें सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आप इधर इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को, कि जो ये अर्थ है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है और सोलर सिस्टम है जो गैलेक्सी का हिस्सा है। और जो कि हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेघला। और फिर ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो लोकल ग्रुप का हिस्सा है। और जो लोकल ग्रुप जो जितने भी है वो मिलके लोकल सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और जितने भी लोकल सुपर क्लस्टर है वो मिलके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने जो ये दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। A galaxy is a hug system of billions of stars and clouds of dust and gases. प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, आकाश गंगा यानी कि आकाश में बहने वाली गंगा। तो प्राचीन भारत में जो आकाश में एक बहती हुई नदी के समान दिखाई देती थी ये। इसलिए जो वैसे भारत में जो सबसे पवित्र नदी है वो गंगा है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और सौरमंडल में जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला जो हमारी आकाश गंगा है इसका आकार है वो सर्पिलाकार है यानी कि स्पाइरल है। और जो दुग्ध मेखला के जो सबसे निकट जो गैलेक्सी है, सबसे निकट जो आकाशगंगा है, हमारी वाली जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, उसके जो निकट आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा।
जिसे हिंदी में देवयानी भी कहते हैं। तो जो दुग्ध मेखला के सबसे निकट है वो है एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी भी कहते हैं। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही है, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यानी कि आज भी जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो वो है तारे। तो तारों के बारे में जानेंगे। तो बड़े आकार के जो खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं उन्हें तारे कहते हैं, और जो तारे होते हैं वो गैस के बने होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। और नेबुला यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। ये नेबुला को तारों की नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही तारों का निर्माण होता है। और जो नेबुला है उसको हिंदी में निहारिका भी कहते हैं। इनके जो तारे होते हैं उनके पास से स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि इनके मध्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया होती है। तो जानते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, एक होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। संलयन जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जुड़ना। और दूसरी होती है वह नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी इसके नाम से ही स्पष्ट है विखंडन अथवा अर्थात टूटना। और जो आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पहले जो नाभिकीय विखंडन है उसमें जो एक अणु है वो दो अणुओं में टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन में जो दो अणु है वो मिलकर एक अणु बन जाते हैं। नाभिकीय विखंडन में स्प्लिट्स ए लार्जर एटम इनटू टू और मोर स्मॉलर वंस, और नाभिकीय संलयन में जॉइंस टू और मोर लाइटर एटम्स इनटू ए लार्जर वन। यानी कि नाभिकीय विखंडन में जब एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, और नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जब संयुक्त होते हैं। नाभिकीय विखंडन में परमाणु संयंत्र व परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग होता है। वह नाभिकीय संलयन सूर्य व तारों में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य व तारों में होती है। और दोस्तों सूर्य है वो भी एक तारा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सूर्य एक तारा है तो तारों से ये अलग कैसे दिखाई देता है। दोस्तों वैसे तो सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य ये क्या है कि पृथ्वी के नज़दीक है और तारे हैं वो बहुत दूर है। इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है और नज़दीक की वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, इसलिए सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए यह हमें बड़ा दिखाई देता है। वैसे है तो ये भी तारा ही। अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो चौथा टॉपिक है वो है तारामंडल, और उसके बारे में जानते हैं। तो तारामंडल इसके नाम से स्पष्ट है तारों का मंडल। तो विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती है। जो आपने आसमान में देखा होगा कि तारे विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, इसे ही तारामंडल कहते हैं। ये उदाहरण है इसके बृहत सप्तऋषि यानी कि अर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि यानी कि अर्सा माइनर, और मृडा यानी कि ओरियन जो कि शीत ऋतु में ही दिखाई देता है। आपने ये सप्तऋषि तो देखे होंगे, आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस चित्र में जो ये है नीचे वाला जो द बिग डीपर है, यहाँ पे ये अर्सा मेजर है, यानी कि ये दीर्घ वृत्त सप्तऋषि है। और जो ये ऊपर है ये लिटिल बियर अर्सा मेजर, यानी कि ये
लघु सप्तऋषि है। और अपन आगे बढ़ते हैं तो एक जो तारा होता है ध्रुव तारा, उससे दिशाओं का ज्ञान भी होता है। अब आगे देखिए, विशेष तो तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सिद्ध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देता है। यानी कि रात में जब हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो तो हमें आसमान की तरफ देखना चाहिए, और जिस तरफ ध्रुव तारा दिखाई दे वो दिशा उत्तर दिशा होती है। ध्रुव तारा पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की स्थिति में होने के कारण हमेशा उत्तर की दिशा की ओर ही दिखाई देता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो चमकता हुआ तारा है ये ध्रुव तारा है, द नॉर्थ स्टार पोलरिस, यानी कि ये ध्रुव तारा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो अपने टॉपिक है सूर्य ग्रह एवं उपग्रह, इनको अपन अगले जो क्लास होगी उसमें इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।